ये सर्दियाँ चूँकि आगे बढ़ना शुरू हो गई, ये धुंध होना शुरू हो जाएगी इस इलाके में, आपको पता है बहुत ज़्यादा होती है, जो पिछले 2 सालों से आ रहे हो, तो कोशिश करेंगे तो जल्दी शुरू कर दिया करें। वाइंड अप तो फिर जब अल्लाह करे, ठीक है। तो एक तो इस इलाके में जल्दी पहुँच जाए। दूसरा हाँ, डेंगी सरकारी तौर पे तो नहीं ऐलान किया गया, उस लेवल पे शायद ख़ास फिगर होते हैं वो करते हैं ताकि पैनिक ना फैले। वैसे भी किटें भी नहीं है इतनी, क्या कौन चेक करे और क्या करता रहे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मरीज़ हैं जो प्राइवेटली भी हम देखते हैं। मैंने एक रिक्वेस्ट करनी है, दुनिया में तो नहीं, पाकिस्तान में जो लोग स्पेशली हमारे जो भी डॉक्टर्स हो, जो आप सबको ज़्यादा पता होगा मेरे से, लेकिन फिर भी याद दहानी के तौर पे, पहले भी जब भी इस तरह के बुखार फैलता है, आज ही मेरी घर में जो बच्ची काम करती है खातून, उनकी बच्ची वो भी साथ आती थी माँ के, तो मुझे पता चला 4-5 दिन से वो बीमार है, तो वो लेके आए उसको, तो मैंने कहा उसे दाखिल करवा दिया हॉस्पिटल में। तो ये बेसिक लॉज याद रखें कि जो डेंगू बुखार है आजकल, वैसे चिकनगुनिया भी है, वो भी तकरीबन ऐसे ही है, ठीक है। उसमें जिस्म में दर्दें इससे भी ज़्यादा होती हैं, प्लेटलेट भी कम होते हैं, वाइट सेल भी, लिवर सेल भी ख़राब हो जाते हैं, लिवर के टेस्ट भी ख़राब होते हैं। कई मरीज़ों को बहुत उल्टी शुरू हो जाती है, कईयों को दस्त लग जाते हैं, कहीं को जिस्म में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, आँखों के पीछे, सर के पीछे या कमर में बड़ी शदीद दर्द होती है। बहुत ज़्यादा बुखार पहले 4 दिन 3 दिन उतरता ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा पैनाडॉल अगर लेनी है आपने, डॉक्टरों ने देनी भी है, तो जो लोग पैनाडॉल भी नहीं ख़रीद सकते, वो घर में पानी में थोड़ी दारचीनी और अदरक और सफ़ेद ज़ीरा डाल के वो कहवा सा भी पी लेंगे, तो उससे भी बुखार आधे घंटे बाद 3 कप पिएँ, फिर सुबह दोपहर शाम पी लें, काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। और नहाएं, अगर 100 से ऊपर बुखार है, अगर आपके घर में पानी आता है, आप, मेरे तो सुनने वाले ज़्यादातर गरीब लोग हैं जिनके घरों में पानी भी कईयों का नहीं होता, बताते हैं मुझे, या इतना पानी नहीं होता, लेकिन बहरहाल अगर नहा सकते हैं नहा लें। गांव में है तो गांव की मस्जिद इस काम आ जाती है, पानी वहाँ नहा लें जाके, मिल जाता है, तहारत खाने बने होते हैं, लेकिन आप गुस्ल खाने में वहाँ जाके नहा लें। तो घर में जो लोग नहा सकते हैं, बुखार अगर 101 से ज़्यादा हो जाए, कईयों का ये कॉन्सेप्ट है कि सर्दियों में नहीं नहाना, बुखार में नमूनिया हो जाता है, माएँ नहीं बच्चों को नहलाती। चले जी, गीला कपड़ा लेके पूरे जिस्म पे मारें, उनके हाथ पाँव एक्सपोज कर दें, टांगें भी बाजू भी, उन पे गीले कपड़े के साथ उनको हवा लगने दें जिस्म को, बुखार नीचे आ जाएगा। उनके 101 102 से ऊपर जब बुखार जाता है तो फिर पैनाडॉल्स भी काम, पैरास्टामोल भी काम नहीं करती है। पैनाडॉल पैरास्टामोल के अलावा कोई दवाई ना दें, जैसे ब्रूफिन है, डाइक्लोरैन है, या है दूसरी कई और, एस्प्रीन, डिस्प्रीन है, ये नहीं लेनी। तो 3-4 दिन ये बुखार रहता है, बेटा ये जगह दे दे तूने, अगर ऊपर नहीं बैठना तो सारा डिस्टर्ब होता है, मैं डिस्टर्ब होता हूँ, जब आप लोग बाद में आते हैं ना, मेरा सारा फ्लो जो है वो बीच में ख़राब होता है आप लोगों की वजह से। तो वो सारा बुखार जो है उसके लिए आप पैनाडॉल ज़्यादा से ज़्यादा ले लें, 4 घंटे बाद 1 गोली बड़े भी ले सकते हैं, 6 घंटे बाद 2 भी ले सकते हैं, एक दिन में 8 से ज़्यादा ना ही लें। लेकिन छोटे बच्चों को शरबत देते हैं, माओं को पता होता है 1 चमची 2 चमची पैनाडॉल का सिरप या पैरास्टामोल, जिस नाम से भी आपको मिल जाए, कैलपोल मिल जाए, और नहला दें, या एक्सपोज कर दें बच्चे को, गीला कपड़ा मार दें ऊपर, या बड़े हैं तो उल्टी मतली आ रही है तो मोटिलियम का शरबत पी लें, या पैरिडोन है, डोम पैरिडोन किसी भी नाम से इस तरह का शरबत, या गोली भी इसकी मिलती है, वो ले लें। अब असल बात जो मैं कहने लगा वो ये था कि ऐसी हालत में हमारे आम क्लिनिक्स पे या गली मोहल्लों में या गांव में लोग टीके और ड्रिपें लगानी, और आम बंदे भी, गरीब भी बेचारा जा कहता है मैंने फटाफट ताकत दी कि ड्रिप ला, मैं ये ड्यूटी पे भी जाना है, कम भी, उसकी रोज़ी रोटी का मसला होता है। लेकिन डेंगू में सबसे ज़्यादा काम ख़राब होता है इन ड्रिप्स के ज़्यादा इस्तेमाल से या गलत इस्तेमाल से। एक तो एंटीबायोटिक्स देने से काम ख़राब होता है, अगर उसको साथ कोई और इन्फेक्शन बैक्टीरिया की हो गई है, जो अच्छा डॉक्टर, क्योंकि ये डॉक्टरी दवाइयाँ हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ जिनको डॉक्टरी का इल्म है, तो फिर वो जो है एंटीबायोटिक्स तब ऐड करते हैं, डॉक्टर्स टेस्ट करते हैं। मसला इसका ये है कि चौथे दिन तक तो इसका टेस्ट
पॉजिटिव होता नहीं है। ब्लड के टेस्ट जो आम टेस्ट है CBC का, वो आप करवा लें। डेंगू अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, कॉन्टीन्यूस बुखार है और सर दर्द है या उल्टियाँ टटियाँ, तीसरे दिन उसमें प्लेटलेट या सफ़ेद सेल जो हैं, वाइट सेल्स WBCs, वो कम हो जाते हैं। डरने की ज़रूरत नहीं है, होते हैं ये कम। मरीज़ अगर अफोर्ड करता है, ले सकता है, तो फल वगैरह और ताज़ा जूस, मीठे जूस ले, लीमू, सेब का जूस निकाल के उसमें लीमू निचोड़ के जूम कर ले। अब चूँकि लीमू भी बड़े महंगे हो गए हैं, मीठे भी बड़े महंगे हैं, सेब भी महंगे हैं, तो मुझे गरीबों का होता है कि वो बेचारे गुस्सा खाते हैं, डॉक्टर साहब इलाज भी है मुझे 10 दिन है। मैं जो भी आपको बता रहा हूँ, दवाई भी बड़ी महंगी है, अल्लाह भला करे डॉलरों वालों का। तो मेन मैसेज जो मैंने देना था वो देना था कि ड्रिप्स जो हैं ये बड़े ध्यान से लगानी होती हैं। जब इसमें मरीज़ का अगर तो टटियाँ उल्टियाँ उसको ज़्यादा लगी हैं तो उसमें पानी की कमी तो होती है। अगर वो टटियाँ उल्टियाँ इतनी नहीं लगी लेकिन खा पी नहीं रहा, पानी की कमी थोड़ी बहुत तो उसकी होती है। जब बुखार होता है उससे भी इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होती है, सांस तेज़ चलती है, उससे भी बहुत ज़्यादा पानी में उसकी कमी होती है। उसको पीने दें अगर पी सकता है तो, लेकिन ड्रिप इसमें ध्यान से लगानी होती है, स्पेशली चौथे दिन, तीसरे चौथे दिन से। उसे हम लीक फेज कहते हैं। इन लोगों के खून की नालियों में खून जो है वो यूँ समझ लें कि खून की मिकदार इस तरह कम होती है कि उसमें से पानी जो है वो खून की नालियों से बाहर सीप कर जाता है, प्लेटलेट्स की कमी की वजह से, वाइट सेल्स की कमी की वजह से भी, लेकिन ये उनकी खून की नालियों से ये बाहर सीप कर जाता है। तो मरीज़ का चेहरा थोड़ा सा, जैसे हम तो उसे बोलते हैं, पफ़ी हो जाता है, या लगता है स्वेलिंग सी हो गई है, या हाथों पे भी थोड़ा सा वर्म आ गया है शायद, या पैरों, लेकिन नहीं नज़र आता आप लोगों को। हमें पता होता है कि जिस्म में फेफड़ों के गिर्द काफ़ी जगह होती है, वहाँ पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। पेट में पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है, अंदर ही पित्ते के इर्द गिर्द होता है। अल्ट्रासाउंड में शुरू में नज़र आ जाता है जिन्हें अल्ट्रासाउंड करनी आती है कि पित्ते के गिर्द थोड़ा सा पानी है। जब ये लीक फेज़ अगर हो जाए तो इसमें ड्रिप्स लगानी होती हैं, लेकिन बड़े ध्यान से, और ड्रिप कौन सी लगानी है ये देखना होता है। और अगर वो 50-60 किलो का बंदा है जवान, उनमें 2 दिन के अंदर कोई यूँ समझ लें 4.5 लीटर पानी देना होता है। अगर वो खा पी भी नहीं रहा तो एक दिन में वो मुश्किल से 2.5 लीटर या 2 ड्रिपें, 2.5 ड्रिप बनी बड़ी वाली, ये देनी होती है बहुत स्लो। आप फास्ट देते हैं तो वो उतने प्रेशर से बाहर निकल जाता है, तो उसका सांस और ख़राब होना शुरू होता है, फेफड़ों के गिर्द भी पानी इकट्ठा होना शुरू होता है, या पेट में पानी, और दर्द बढ़नी शुरू हो जाती है। तो ये मैंने आप आम डॉक्टर्स हजरात को, जिन्होंने अगर डेंगू को नहीं पढ़ा या वो भूल गए हैं या उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई, हुकूमतों ने, मुख्तलिफ़ हुकूमतों ने पिछले 16-17 साल से हमारे ऊपर ये डेंगू मुसल्लत किया गया। शायद वॉर वेपन के तौर पे अफ़गानिस्तान की तरफ उन्होंने यूज़ किया था, शायद किया हो, क्योंकि वो गारों में तालिबान चले जाते थे, उन्होंने मच्छर को इस तरह का इंजीनियर छोड़ा या क्या था। बहरहाल ये मेरा अपना ख्याल है। वहाँ से फिर ये पहले हमारे पेशावर में फैला था, फिर अगले साल ये पिंडी में ज़्यादा हुआ था, और फिर उसके बाद ये लाहौर तक आ गया था 2008 से 2011 और 13 तक। और ये सबको पता है कि पानी ना खड़े होने दें, ताज़ा पानी पिंडे देता है ये जो मच्छर है ये वाला। और इसमें जरासीम, ये वायरस जो है, ये जिस्म में आके बहुत ज़्यादा दर्द और बुखार की कैफियत पैदा करता है। प्लेटलेट कम होते हैं, उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। 10 तक भी, 10 से नीचे भी चले जाते हैं। हम खून का बंदोबस्त कर लेते हैं, लेकिन अगर मरीज़ ब्लीड ना करे तो हम नहीं लगाते। अगर पखाने काले रंग के आने शुरू हो जाएं, नक्सीर जैसी मेरी मेट को शुरू हो गई, या ब्लीडिंग शुरू हो गई उसको कहीं से भी, या उल्टी बलगम में खून आना शुरू हो गया, तो वो ज़रूर हम देखते हैं। उसकी ब्लड टेस्ट रोज़ाना CBC कई बार 12 घंटे बाद भी करते हैं, उसकी हेमेटोक्रेट किधर जा रही है। तो जो भी पैरामेडिक्स भी अपने क्लिनिक कर रहे हैं या डॉक्टर्स भी कर रहे हैं किसी गांव में, किसी कस्बे में, वो उसको फिर देखते रहें। अगर तो हेमेटोक्रेट बढ़ रही है, इसका मतलब है कि उसका खून थिक हो रहा है, उसमें पानी की कमी है, उसको ड्रिप्स लगानी पड़ेंगी स्लोली। और वो फार्मूला सारे गवर्नमेंट ने बार बार सर्कुलेट भी किए हैं, आप डेंगू साइट पे जाके वो निकाल भी लेंगे। लेकिन फॉर गॉड सेक, सिर्फ पैसे बनाने के लिए या लोगों की तसल्ली के लिए या लोगों की फरमाइश पे
वो एकदम से 3-4 लीटर ड्रिप ना लगा दिया करें और ना ही उसमें एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा डाल दिया करें या स्टीरॉइड्स डाल दिया करें। तो वो डॉक्टर साहबान से जो मेरे से ज़्यादा ही जानते होंगे, लेकिन जिनको अगर भूला हुआ है थोड़ा सा मैं भी रिवाइज़ कर दूं, क्योंकि उस बच्ची की भी आज मैंने हालत देखी और कुछ पेशेंट्स हमारे पास भी जो आते हैं तो वो कई बार उन्हें बहुत ज़्यादा ड्रिप्स लगाई होती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा बाद में उन्हें प्रॉब्लम हो रही होती है, सांस की भी और दूसरे मसाइल होते हैं। क्योंकि ये तो होता है कि वो मरीज़ खा नहीं रहा होता, जिगर पे भी सोजिश हुई होती है, उसे मतली हो रही होती है, उल्टियाँ आ रही होती हैं, कई बार पेट में शदीद दर्द होता है, दर्द का टीका कहीं वो लगा बैठते हैं, कहीं हिप पे या बाजू में प्लेटलेट्स कम होने की वजह से वो गुमड़ बहुत बड़ा बना होता है, वहाँ नील पड़ा होता है या खून अंदर उसके इकट्ठा हुआ होता है। इन चीज़ों की एहतियात करनी होती है। ये चौथे से 8वां दिन ख़तरनाक ज़रा होता है, हम उसे लीक फेज़ बोलते हैं, और चौथे दिन से ही टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है डेंगू का, उससे पहले कोई टेस्ट नहीं होता। हाँ, CBC का जो कंप्लीट ब्लड काउंट का हीमोग्लोबिन और वाइट सेल प्लेटलेट का जो टेस्ट है वो आप दूसरे तीसरे दिन से करवा सकते हैं, देखने के लिए कि प्लेटलेट और वाइट सेल्स कहाँ हैं और हेमाटोक्रिट कितनी थी बेसलाइन। फिर वो आगे हेल्प करती है अगली मैनेजमेंट में। रोज़ाना फिर हम लोग हॉस्पिटल में भी दाखिल करें तो करते हैं, और उसके साथ चौथे दिन NS1 का टेस्ट है जो अच्छी लेबॉर्ट्रियों से होता भी है और सरकारी तौर पर भी मेरे ख्याल वो करते तो हैं। जो मरीज़ दाखिल होते हैं, रिपोर्टें ना आए तो अलग बात है, लेकिन चौथे दिन से वो होता है, चौथे 5वें दिन। छठे दिन से फिर इसका डेंगू IgM का टेस्ट है, वो भी लेबॉर्ट्रियों से अवेलेबल है, तो वो बुखार का छठा दिन, तो फिर उससे हमें मज़ीद कंफर्म हो जाता है कि ये डेंगू ही है। NS1 हो जाए तब भी डेंगू ही है, पॉजिटिव अगर आ गया। लेकिन प्लेटलेट अगर कम भी हो गए हैं, NS1 और डेंगू नेगेटिव हैं, उसी तरह की अलामात हैं, तो ये चिकनगुनिया, उसका टेस्ट कोई नहीं है हमारे पास। ठीक है, चिकनगुनिया का ये है कि डेंगू में भी और चिकनगुनिया में भी चौथे दिन से 5वें दिन से बुखार ख़त्म हो जाता है, मरीज़ भी लगता है कुछ बेहतर है आज, लेकिन फिर उसे पेट दर्द या भूख लगना शुरू हो जाती है। जिन्हें भूख लगनी शुरू हो जाए तो अच्छी अलामत है, लेकिन अगर सांस ख़राब होना शुरू हो गया, ब्लीडिंग शुरू हो गई है, पखाने काले शुरू हो गए हैं या नील पड़ने शुरू हो गए हैं, सांस ख़राब है, तो उन्हें हॉस्पिटल फ़ौरन दाखिल कराना है। वहाँ डॉक्टर्स मुख्तलिफ ड्रिप्स, एक डेक्स्ट्रॉन ड्रिप होती है, जैसे खून की ज़्यादा कमी हो जाए वो भी लगानी पड़ जाती है, वो सरकारी तौर पे आती है, आम नहीं होती अवेलेबल। ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में शायद उन्होंने रखी हो, वो भी एक मैयड फार्मूले के तहत हमने उसके मरीज़ के जिस्म के वज़न के हिसाब से लगाना होती है, और साथ ब्लड अगर लगाना है तो कौन सा वाला लगाना है, सिर्फ वाइट सेल लगाने हैं, प्लेटलेट लगाने हैं, रेड ब्लड सेल्स लगाने हैं या होल ब्लड लगाना है, ये डॉक्टर फैसला करते हैं। यूजुअली 90% से भी ज़्यादा मरीज़ इस स्टेज पे नहीं जाते, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत सीरियस हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर फॉल कर जाता है, उनका शॉक में चले जाते हैं। जैसा जो बच्ची मेरे घर का, उसमें 90-60 ब्लड प्रेशर था सिर्फ, तो हम उसके फिर ब्लड प्रेशर को घंटे घंटे आधे घंटे से मॉनिटर कर रहे होते हैं कि ये ब्लड प्रेशर किधर जा रहा है। अगर ब्लड प्रेशर दोनों रीडिंग्स जो हैं, ऊपर और नीचे वाला ब्लड प्रेशर जैसे है, यानी 100/60 है, तो इसमें 40 का फ़र्क है। घंटे बाद वो 90/60 हो गया, तो इसमें 30 का फ़र्क रह रहा है, तो हम उसे ड्रिप थोड़ी फास्ट करते हैं, हमें लगता है कि इसमें पानी की कमी हो रही है। और घंटे बाद वो 80/60 हो गया, तो ये 90 से भी नीचे आ गया, उसका यूरिन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पेशाब की नाली फिर हमें मजबूरन लगानी पड़ती है, जो हम जवान बच्चे बच्चियों को नहीं लगाना चाहते, क्योंकि हमें घंटे घंटे के हिसाब से उसका पेशाब नापना होता है कि उसका जितने केजी वेट है, 60 केजी का है, तो कम से कम 1 घंटे में 60 सीसी पेशाब आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। अगर उससे भी कम आ रहा है तो गुर्दे जो हैं वो पेशाब कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए कम प्रोड्यूस कर रहे हैं कि जिस्म में खून की नालियों में पानी कम है, तो वो पानी को रोक रहे हैं। तो फिर ड्रिप्स हम उस हिसाब से करते हैं और हर घंटे घंटे बाद देखते हैं। अगर वो ब्लड प्रेशर उसका 70/30 पे आ गया, 70/60 पे आ गया, 70/50 पे आ गया, 20 का सिर्फ फ़र्क है आपस में, और नीचे भी जाता जा रहा है, तो हम बार बार उससे पूछते हैं कि बेटा आपको पखाने में काले रंग के पखाने तो नहीं आ रहे, या उल्टी तो नहीं खून की आ रही, या हमें लग जाता है कि जिस्म के अंदर कहीं ब्लीड हो रहा है जो पता नहीं चल रहा। अगर उसे टट्टियाँ उल्टियाँ नहीं लगनी तो कहीं तो ये ब्लड जा रहा है,
तो ज़्यादातर पानी सीप आउट कर रहा होता है। जो मैं कह रहा हूँ कि पानी पाइपों से बाहर निकलता जाता है, उससे भी अंदर जो पाइपों के अंदर खून है उसकी टोटल मिकदार कम होती जाती है, उसे हम पानी से पूरा कर रहे होते हैं। लेकिन हमें ब्लीडिंग की एविडेंस अगर मिल जाए कि पखाने काले रंग के या उल्टी खून की आ गई है या नील बहुत बड़े पड़ गए हैं या कुछ हो गया, तो फिर हम खून भी उसको देते हैं, साथ पानी भी देते हैं। जब तक उसका ब्लड प्रेशर ऊपर आना नहीं शुरू होता, उसके अंदर ऊपर और नीचे वाले ब्लड प्रेशर में कम से कम 30-40 का फ़र्क नहीं आना शुरू होता, हमारी तसल्ली नहीं होती और हमारे लिए वो मरीज़ इंतहाई सीरियस होता है। ये जो एक्स्ट्रा पानी उसके अंदर इकट्ठा हो जाता है, वो 7वें-8वें दिन अगर वो ना भी इतना सीरियस हो या हो भी जाए, अल्लाह करे तो 7वें-8वें दिन ये मरीज़ जो हैं, चूँकि वाइट सेल्स भी कम होते हैं, इन पे दूसरे जरासीम हमला कर देते हैं। क्योंकि वाइट सेल हमारी आम फौज या पुलिस कह लें वो होती है। जिस वक्त वो कम होता है तो जिस्म के अंदर और कई जरासीम हैं, बैक्टीरियाज हैं, वो शुरू कर देते हैं, कोई निमोनिया कर रहा है, कोई और इन्फेक्शन कर रहा है, तो फिर कई बार मजबूरन एंटीबायोटिक देनी पड़ भी सकती है। तो हमारी नज़र होती है तो वाइट सेल्स एकदम ऊपर जाना शुरू कर दें, बुखार फिर एकदम से तेज़ होना शुरू हो जाए, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इसको कोई और इन्फेक्शन शुरू हो गई है, तब एंटीबायोटिक का रोल शुरू होता है। नहीं तो नहीं होता शुरू में, क्योंकि ये वायरस है। और अगर उसका यूरिन भी अच्छा आना शुरू हो गया है और उसको भूख लगना शुरू हो गई है और जिस्म पे लाल सारा जिस्म हो गया या हाथ पांव लाल हो गए हैं, ख़ारिश शुरू हो गई है, तो डॉक्टर्स को बार बार वो या नर्सेज को या हेल्थ गिवर को वो मरीज़ और उसके घर वाले बार बार तंग करते हैं कि डॉक्टर साहब खारिश तो खुश करो, हाय हाय इन्नी खारिश उन्होंने हो रही, डॉक्टर साहब लाल हो गई है, डॉक्टर साहब वो हाथ है इन्ने लाल ने, मेरे बच्चे को देखो फला एंटी एलर्जिक ही कोई दे दो, और कई बार आपे भी खुआ देंगे ने, तो चले एंटी एलर्जिक दे दें। लेकिन हम बड़े खुश होते हैं जो डॉक्टर्स उसके ऊपर ड्यूटी कर रहे होते हैं, जो उसका इलाज कर रहे होते हैं, हमारे लिए ये अच्छी खबर होती है। जब मरीज़ को भूख लगनी शुरू हो जाए और या उसके हाथ पाँव पे ये लाल निशान जब हो जाए और ख़ारिश शुरू हो जाए, तो ये रिकवरी फेज़ की निशानी होती है। तो हमें पता होता है कि 1-2 दिन में इंशाल्लाह ताला ये अब बेहतर हो जाएगा। इसके जिस्म में से जो है जरासीम चला गया है या मर गया है, और इसके जिस्म ने अब अंदर जो है वापस जो कह लें कि रिकवरी या जो तोड़ फोड़ हुई थी, तो अब मरम्मत का काम शुरू हो गया। और भूख भी इसको इसलिए लगना शुरू हुई है कि इसके जिगर ने काम करना शुरू कर दिया। तो उसमें 1-8 दिन के बाद टेस्ट रिपोर्टें भी ठीक होती हैं, मरीज़ भी बेहतर होता है। हाँ, कमज़ोरी बहुत होती है, थकावट बहुत होती है, जिस्म में दर्दें बहुत होती हैं, वो उन्हें घर भेज दिया जाता है कि आप हफ्ता आराम कर लें, फल शल ज़्यादा खाएं, नरम ग़िज़ाएँ खाएं, घर की खाएं, लेकिन कोई ख़ास पाबंदी नहीं होती, जो आप खा सकते हैं वो खाएं और घर जाएं। अब अगर भूख लग रही है, जिगर के टेस्ट भी नॉर्मल हो गए हैं, जिगर की सोजिश ठीक हो गई है। लेकिन चिकनगुनिया जो दूसरा मैं बता रहा हूँ आजकल, वो भी साथ कुछ केसेस होते हैं, टेस्ट होते नहीं, क्लिनिकली हमें पता चलता है कि यार प्लेटलेट तो इसके ठीक है, या बहुत थोड़े नीचे आए हैं, वाइट सेल्स भी ठीक ही हैं, लिवर, और चौथे दिन से बुखार भी ठीक हो गया है, लेकिन मरीज़ की चीखें नहीं ठीक हो रही होती हैं और उससे चलना मुश्किल होता है। तो अगर आप लोगों ने छोटे चूज़े को बीमार देखा है, तो वो जिस तरह इकट्ठा होकर चल रहा होता है, तो चिकनगुनिया के मरीज़ का नाम ही इसलिए रखा हुआ है कि वो बिल्कुल चूचे की तरह, वो बेचारा पहले ही चूचा है, तो ऊपर से बेचारा और बीमार हो गया। ठीक है, एक उनकी बात में नहीं कर रहा है जो चोची खाते हैं, वो चूचे नहीं, ठीक है, वो चूचे नहीं, जो चोची खाते हैं वो नहीं, नक थनी बुरकी भी पा लेंगे ने, उन्होंने गल नहीं हो रही। चूचे चूचे मतलब चिकन जो है, तो वो फला नहीं कहते, वो चिकन है, ये कौन है, ये चिकन है, ये इस्लामाबादी चिकन है, तो ये बर्गर, तो ये काफ़ी गड़बड़ अब हो गई है। लेकिन ये चिकने और चिकनी ये टाट वाले स्कूलों के बच्चे होते हैं, ठीक है, चिकन जो है और बर्गर ये ज़रा हाई फाई क्लास के बच्चे होते हैं। लेकिन बहरहाल वो अगर बीमार हो जाए तो वो जिस तरह चल रहे होते हैं, वो चिकनगुनिया का मरीज़ का नाम उसका रखा हुआ है। उनमें दर्दें बहुत होती हैं, इसमें कोई शक नहीं, वो ड्रामे नहीं कर रहे होते, वो बहू आपके साथ झूठ नहीं बोल रही होती, या बच्चा खाम खा कॉलेज में उसका ब्रेकअप नहीं हुआ होता, या अब उसका नहीं जाने को दिल कर रहा, वो सच्ची मुच्ची मौत पई होती है। तो उसके साथ जुल्म ज़बरदस्ती करने की बजाय उन्हें गर्म दूध दें, उसमें ये कच्ची हल्दी, वो ये जो हल्दी होती है पाउडर फॉर्म में नहीं,
पैसे जो होती है सब्ज़ी की दुकान से मिलती है वो डाल के दें। डॉक्टर साहब नाल हिकमत भी कर रहे हैं। बात शुरू हुई थी इल्मो हिकमत से। तो बहरहाल तो वो हल्दी वाला दूध उन्हें दिन में 1-2 बार गरम गरम पिलाएं और वार्म सूप्स दें, ठीक है, या वो कहवा जैसे मैंने बताया वो भी लें। वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होते जाएंगे और थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे, पानी शानी पूरा होगा, जिस्म की हाइड्रेशन आहिस्ता आहिस्ता पूरी करनी है। हमारी कौम वैसे ही ज़्यादातर जो है वो पानी कम पीती है। हमारी ज़्यादातर औरतें डॉक्टर साहब बड़ी दर्द होंगी है जिस्म तो मेरा टुटदा ही रहता है, की दसा मैं कहा मां धोखिया ना पूछो मां जी पानी सारे दिन च कितना पींदे हो, रोटी ना गिलास पीनी है मैं, डॉक्टर तू तो जदों आओ पानी पूछना होंदा तो पानी वाकई आप लोग खुद ही पी के देखिएगा, थोड़ा थोड़ा पानी सारे दिन में पिया करें, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखा करें, आपके चेहरों पे ग्लो भी रहेगी, ठीक है। और जिस्म में से ये काफ़ी हद तक दर्द शर्दें ये काफ़ी आपकी चीज़ें बेहतर रहेंगी। हमारे ज़्यादातर लोग डिहाइड्रेटेड होते हैं, हम हैं भी गर्म इलाके में, मिजाज भी हमारे गर्म है और एक दूसरे को देख के या हॉट गर्ल देख के सांस हमारे वैसे ही तेज़ हो जाते हैं, तो उसमें डिहाइड्रेशन काफ़ी हो जाती है, ठीक है। तो पानी अपना पूरा रखा करें। खैर, तो चिकनगुनिया वाले को भी आपने ये चीज़ें देनी है। तीसरा वायरल भी फैला हुआ है, कोविड भी फैला हुआ है, कोरोना भी, उसकी फॉर्म चेंज होती जा रही है। ये जो लोग खांसियाँ जिनकी ठीक नहीं हो रही और ये पसलियों में बहुत दर्द होती है, इन जगहों में बहुत दर्द होती है, बलगम निकल के ही नहीं दे रही, वो नेबुलाइजेशन में भी आप लोग जितने जनरल लोग यूज़ कर रहे हो, नेबुलाइजेशन में हाइपरटोनिक सलाइन डालना। हूँ हाइपरटोनिक सलाइन ना महंगा कर दियो यार, वो इन्नी की बोतल 150 की होती है तो 120 की, तो वो डाल लिया करें, उससे बलगम आराम से निकल आएगी, ठीक है। बलगम इंड्यूस करना हम उसे कहते हैं। और जिन लोगों को वेंटोलिन की वजह से ज़रा धड़कन तेज़ हो जाती है, उन्हें वेंटोलिन ज़रा कम डाल लें और सेलाइन ज़्यादा डाल लें। जहाँ हाइपरटोनिक सेलाइन अवेलेबल नहीं, वो सेलाइन ही ज़्यादा डाल लें, ठीक है। तो अगर सेलाइन हाइपरटोनिक सेलाइन वाले ने महंगा किया तो मैं लोगों को बता दूंगा कुछ भी नहीं, पानी च नमक पाना है, घोल लेना, नमक वाला पानी ही गाए, ठीक है। फार्मूला बाद देख लेंगे कितना है, तुम नमक वाला पानी बना के नेबुलाइजेशन कर दो, अगर तो इसलिए महंगा ना करना। तो वो नेबुलाइज कर दें, कहवे साथ लें या जो भी हर्बल टीज़ आप लेते हैं, पहले भी मैं कोविड के डेज़ में बताता रहा हूँ, वो लेते रहें और ठंडे पानी ठंडी चीज़ों से गुरेज करें। ठंड में ना निकले, नीचे वार्मर पहने, मौसम एकदम से चेंज हो रहा है। चेहरे पे मास्क वैसे यूज़ करें, हमारे ये जो पोल्यूशन कह लें, स्मोक कह लें, उसकी वजह से इरिटेशन है और बहुत ज़्यादा लोगों को उसमें जो है वो कह लें कि जिस्म के अंदर या फेफड़े या सांस की नालियों में रिएक्शन पैदा जो होता है, एस्थमा लाइक सिचुएशन हो जाती है, बात बढ़ती जाती है, ऊपर से आप एंटी एलर्जिक खा लेते हैं, उससे बलगम जम जाती है, वो निकलती नहीं आपके लिए अजाब बन जाता है, वो डस्ट अंदर जाई जा रही होती है। तो हाइड्रेशन ठीक रखें, वार्म फ्लूइड्स लें, ठीक है, स्टीम ले लें साथ नमक और लौंग डाल के, वो लें। और ये हाइपरटोनिक सेलाइन नहीं तो फिर नेबुलाइजेशन में यूज़ करें, जो डॉक्टर्स या दूसरे कर रहे हैं वो साथ करें, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। बुजुर्गान दुआएँ देंगे आप लोगों को, वो इनडायरेक्ट मेरे तक पहुंच ही जाएंगी, चाहे उन्हें ना भी पता हो कि ये मैंने बताया ठीक है। तो ये जनरल हेल्थ टिप्स थी जो एज ए डॉक्टर मैंने मुनासिब समझा कि जनरल पब्लिक तक भी चली जाए। गूगल पे बैठ बैठ के अपनी डॉक्टरी ना सीखा करें, ना ही अपने पे अप्लाई किया करें। आप में से आधी कौम गूगल की वजह से, चैट जीपीटी की वजह से खुद ही डॉक्टर बन गई है, खुद ही मरीज़ बन गई है, खुद ही इलाज कर करके जलील भी हो गई है। तो 57 साल की उम्र में अभी भी मुझे पढ़ना पड़ता है। 40 साल हो गए हैं डॉक्टरी पढ़ते 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 पढ़ते, ठीक है। अभी भी 30-40% से ज़्यादा मेडिसिन मुझे नहीं आती है। प्रोफेसर हूँ मैं मेडिसिन का, और जो आगे से प्रोफेसर बनने चाहते हैं उनके वाइवे ले रहा होता हूँ, ठीक। आप तो चैट जीपीटी पे और गूगल पे पढ़ के डॉक्टर बन ही जाएंगे रातों रात, और सुबह उस पर अमल करके और कुछ नहीं तो एंजाइटी डिप्रेशन के मरीज़ बन जाते हैं। और फिर वो बात आपकी खोपड़ी से निकालनी हमारे लिए मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो हज़रत गूगल रहमतुल्लाह अलैह फिर उनके ऊपर नाज़िल हुई होती है, वो तो गलत हो नहीं सकती। डॉक्टर साहब दे पेंडू ने दम दरूद वाले डॉक्टर साहब, दुआवां शुआवां कराने वाले, ठीक है। मैंने हालांकि शुरू में बताया कि ये दुआओं से ज़्यादा शुआओं का खेल है,
ठीक है, वेव्स, ठीक।